अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि फिजिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो शुरुआत से ही कुछ नियमों के अंतर्गत इसको पढ़ा गया। साइंस हम जैसे डिफिनेशन ही जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है एक ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, है ना, नियमों के साथ एक प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ढंग से पढ़े गए ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो शुरुआत से ही इसमें कुछ लॉ, कुछ रूल्स साइंटिस्टों ने बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये माना गया कि प्राकृतिक में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये सब संसार चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो जो मूल कारण माना गया वो बल को माना गया कि प्राकृतिक के पास मूल रूप से बल होता है जिसकी वजह से ये सारा संसार चल रहा है। बल, धक्का। ठीक है, तो धक्का जो है कहा किस ऐसा अगर है तो फिर क्या एक ही बल पूरे संसार में है या बहुत सारे बल संसार में विद्यमान है। तो इस पे चर्चा होने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, संसार में मूल रूप से कुल 4 प्रकार के बल हैं। पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर 4 प्रकार के बल विद्यमान हैं। अब उनकी विवेचना कुछ इस प्रकार की गई। सबसे पहला बताया गया गुरुत्वाकर्षण का बल। आप सभी 9th में भी पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में बड़े अच्छे से। ठीक है, जिसको हम गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जब 2 पिंड जिनके पास द्रव्यमान है वो कुछ दूरी पे रखे हुए होते हैं तो उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। वो एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो बल होता है ये उन दोनों पिंडों के जो अपने द्रव्यमान होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और जितनी डिस्टेंस पे वो रखे हैं, जिस गैप पे वो रखे हुए हैं, उनके बीच की जो सेंटर से सेंटर के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, दैट्स वाई F इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने पढ़ा भी था उसमें। तो ये जो बल है इसी को हम इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो एक बल हो गया जो पिंडों के बीच लगता है। इसके बाद जो दूसरा बल बताया गया वो बताया गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब 2 आवेश आपस में कुछ दूरी पे रखे होते हैं, ठीक है, या 2 ऐसे वायर, तार जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, दोनों केस, ठीक है, उनके मध्य भी बल कार्य करता है। उसको हम, उन बलों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि कूलाम्स लॉ, उसके ज़रिए हम इस बल को निकालते हैं जब 2 आवेश पास पास रखे होते हैं। तो उसका भी एक बल जो है निकाला गया कि मान लीजिए एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, कुछ दूरी r पे रखे हुए हैं, तो इनके मध्य भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है जिसकी वैल्यू जो होती है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होती है। सेम न्यूटन्स लॉ की तरह जो अभी हमने पहले गुरुत्वाकर्षण बल बताया था। ठीक है, तो ये 2 टाइप के बल हो गए। तीसरा जो होता है वो होता है नाभिकीय बल। ब्रह्मांड में जो तीसरा मजबूत बल उपस्थित है वो कौन सा है? नाभिकीय बल। हमको मालूम है नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन भरे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन भरे होते हैं, फिर भी वो नाभिक नहीं फटता है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा नाभिकीय बल अंदर कार्य कर रहा होता है जो कि आकर्षण प्रकृति का होता है। इसलिए वो सभी जो है कणों को आपस में बांधे रहता है। तो ये भी क्या होता है? एक मूल बल है। ठीक है, इसके बाद आता है जो चौथा है वो नाभिकीय क्षीण बल भी होता है। ठीक है, एक होता है नाभिकीय क्षीण बल। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कुछ नाभिकीय घटना जिनमें हम देखें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है,
वो अपने आप से स्वतः विघटित होते रहते हैं। तो उनके बद्ध क्या है भाई, अभी हमने बताया कि नाभिक के अंदर बहुत बड़ा आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से नाभिक स्थायी होता है और वो टूटता नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी देखे गए कि जिनमें से स्वतः किरणें उत्पन्न होती रहती हैं और नए नए परमाणु बनते रहते हैं। ठीक है, तो उस बल को हमने नाभिकीय क्षीण बल का नाम दिया, जो कि चौथा प्रकार था। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव में आप रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने होते हैं उनमें आप ये चीज़ पा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कुल मिला के मूल रूप से 4 ही बल पाए गए और इसी के जरिए हमने पूरी साइंस का अध्ययन स्टार्ट किया। ठीक है, अब बात आती है कि चलो हमें बल पता चल गए, अब हम साइंस फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो इन 4 बलों से हमारा क्या फ़ायदा होगा, है ना। हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपनी साइंस को समझने के लिए इन सब घटनाओं को जोड़ेंगे। तो फिजिक्स को समझने के लिए, भौतिक किसी भी घटना को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का कंजर्वेशन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को स्थिर मानना पड़ता है, उनको कांस्टेंट मानना पड़ता है। ठीक है, तो जब हमने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है, तो हमने कुछ अपने नियम बनाए कि उन नियम के तहत हम ऐसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आपको अपने एड्रेस को एक्सप्लेन करना है तो आपको दूसरी अन्य चीज़ों को आधार मान करके ही अपना बताना होता है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ तो सिर्फ लखनऊ कहने से पूरी दुनिया मुझे नहीं जान सकती कि मैंने कहा मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो अमेरिका में बैठा आदमी मुझे नहीं जान सकता है, दुबई में बैठा आदमी मुझे नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर हमको अपने बारे में पूरा बताना है तो हमें पूरी डिटेल में किसी को आधार बना करके रिस्पेक्ट में बात करनी होती है कि मैं जो है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ रहता हूँ और उत्तर प्रदेश इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, उस देश से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा पिन कोड ये है। ऐसे करके जब आप पूरा एड्रेस बताते हैं तब जा करके आपकी लोकेशन पता चल पाती है। तो सेम इसी तरह से फिजिक्स को जब नियम बनाना पड़ा, फिजिक्स को समझना पड़ा, स्टडी करना पड़ा, तो हमें कुछ नियम, कुछ आधार मान करके स्टडी हमने किया। तो उन भौतिक नियमों की जो प्रकृति थी उनको समझने के लिए हमने नियमों की कुछ प्रकृति बनाई। जैसे हमने कहा ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने एक आधार बना कि ना ही एनर्जी को आप पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। ना एनर्जी पैदा की जा सकती है, ना एनर्जी नष्ट की जा सकती है। ये एक आधार है, जितना एनर्जी हम खर्च करेंगे उतनी एनर्जी हमें दूसरे फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, कंजम्पशन कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, हमने एक ये प्रिंसिपल अपना बनाया कि हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमने बनाया रेखी संवेग संरक्षण। ठीक है, रेखी संवेग संरक्षण इंग्लिश में बोले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे एक गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से एक बस आ रही है ना, तो हमने अज्यूम किया कि जो आगे गाड़ी जा रही उसकी एनर्जी प्लस जो पीछे से बस आ रही उसकी एनर्जी अगर देखी जाए, ऐड कर ली जाए, उसके बाद ये टकरा गई, टक्कर हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि गाड़ी जो आगे जा रही थी, कार थी या छोटी बाइक थी, उसको टक्कर बस मारेगी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो अब इसकी एनर्जी उसको मिल जाएगी और वो हवा में चली जाएगी। ठीक है, तो और ये धीरे हो जाएगी, तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ? लॉस नहीं हुआ, एनर्जी इस चीज़ से उस चीज़ में कन्वर्ट हो गए। और टोटल एनर्जी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की अगर आप देखेंगे तो क्या होगी? इक्वल पाई जाएगी। ये हमने अज्यूम किया, इसी को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमने एक ये आधार बनाया कि हम इस प्रिंसिपल के आधार पर भी हम स्टडी फिजिक्स की करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कोणीय संवेग संरक्षण बनाया। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण के बाद हमने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम भी बनाया, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, E=mc² वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि ऊर्जा को एनर्जी में, एनर्जी को ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, कोई हिराश नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, कंजर्व रहेगा, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कंजर्व हो जाया करेगा। और इस चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से अभी समझा भी। ठीक है, तो
ऐसे ही आवेश संरक्षण भी होता है। अगर हम पांचवा संरक्षण की बात करें तो आवेश संरक्षण भी सेम इसी होता है, नाइदर कैन बी आवेश क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो चार्जेस को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली यू कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे आप आवेश का स्थानांतरण करा सकते हैं, उनको उत्पन्न या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सारी बातें रहना चाहिए। जब आप इन सब को दिमाग में रख करके आप स्टडी करते हैं, आपको पता होता है स्कोप क्या है, फिजिक्स किन पे डिपेंड करती है, क्या आधार है, किस किस प्रिंसिपल के आधार पे हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, तो ये ना आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इससे आपको एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये लगभग जो मैं बता रहा था ये फिजिक्स के ओवरऑल इंट्रोडक्शन के ही बारे में था। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए। अब हम लोग जरा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है कि जब हम नियम बनाते हैं, फॉर्मूलेज डेवलप करते हैं, है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। हमें राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की आवश्यकता पड़ी। तो मात्रक क्या होते हैं, मापन सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। तो हमने साइंस के समझने के लिए हमने इन चीज़ों को भी डेवलप किया। तो नेक्स्ट जो हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं वो इसी पे करने जा रहे हैं। ठीक है, कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है और क्यों मापन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज़ छोटी सी बात आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, ठीक है, बाजार गए, आप जो है कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जो है फल वाले की या सब्जी वाले की दुकान पे गए, आपने कहा भैया वो मुझे आलू दे दो। ठीक है, तो वो कहेगा हाँ ले लो, लेकिन आपसे भी एक ही बात कह रहे हैं आलू दे दो, आलू दे दो। तो बेचारा क्या दे दे, आलू कैसे दे दे, आलू किलो में तोल के बेचा जाता है। आप बताइए 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, कुछ बताना पड़ेगा ना। आप सिर्फ अगर इतना कह रहे हैं आलू दे दो, आलू दे दो, तो वो नहीं दे पाएगा। क्यों? यू आर गिविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू द शॉपकीपर। आप उस दुकानदार को अधूरी जानकारी दे रहे हो, है ना। तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ी किसी और चीज़ की, हमें ज़रूरत पड़ी ये बताने की कि कितना दे दो, माप की ज़रूरत पड़ी कि 2 किलो दे दो या 3 किलो दे दो, है ना। अच्छा चलो हमने कह दिया 2 किलो आलू दे दो, बात पूरी हो गई। अगर कोई बंदा जाता है वो सिर्फ इतना ही बोले कि मुझे 2 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा दुकानदार। सोचेगा यार मैं तो भिंडी भी बेच रहा हूँ, मैं मिर्चा भी बेच रहा हूँ, मैं आलू भी बेच रहा हूँ, सब कुछ बेच रहा हूँ, मैं 2 किलो क्या दे दूँ, अपना बांट दे दूँ क्या इसको 2 किलो का। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब भौतिक राशि क्या चाहिए, किस चीज़ की बात कर रहे हो उसका होना भी ज़रूरी। 2 किलो आलू दे दो, आई बात समझ में। आलू भी इम्पोर्टेंट है, भौतिक राशि होना भी ज़रूरी है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे, है ना आप। अच्छा तो चलिए ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी भौतिक राशि में। नंबर 1 भौतिक राशि का होना, किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका होना आवश्यक। फिर उसकी क्वांटिटी का होना आवश्यक, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, है ना। तो नंबर का होना जरूरी। उसके बाद उस राशि का मात्रक होना, लीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम, सेकंड, जो भी आप राशि की बात कर रहे हैं उसका मात्रक का होना आवश्यक। 3 बातें अति आवश्यक है भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब हमने जैसा कि आपको बताया, तो इस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमने एक सिंबल बना रखा है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, इस मापन और मात्रक चैप्टर के अंतर्गत उसमें जो भौतिक राशि व्यक्त करना है वो कुछ इस प्रकार से है। जो भौतिक राशि होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे भौतिक राशि, जिस भी राशि की आप बात कर रहे हैं वो होती है, सबसे पहले लिखा जाता है आंशिक मान और फिर होता है
मात्रक। इतनी बातें होना आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसी बात को लिखा जाए, फिजिकल क्वांटिटी P से रिप्रेजेंट होगी, भौतिक राशि को P से प्रदर्शित करते हैं, आंकिक मान को N से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक के लिए U का यूज़ करते हैं। U का मतलब यूनिट होती है, यूनिट फॉर मात्रक होता है, आंकिक मान N होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। इसको हम बोले तो फिजिकल क्वांटिटी PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इधर लिखी जाएगी और यहाँ पे यूनिट। ठीक है, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ यूनिट का काम कर रही है, ये आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू का काम कर रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का काम कर रही है और ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप सभी को बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी भौतिक राशि के पास तीन चीज़ें होती हैं, एक तो वो भौतिक राशि जिसके बात कर रहे हैं, दूसरी बात उसका आंकिक मान, तीसरी बात उसका मात्रक होता है। ठीक है, अब ये तीन बातें तो हमें समझ में आ गई कि इतनी तीन बातें किसी भी राशि के पास होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मात्रक हमने बनाए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, जो हम कह रहे हैं मात्रक, नंबर तो हमें पता है कि चलो जितनी बार मात्रक शामिल होगा वही उसका नंबर होगा। मीटर लिया, एक बार नापा तो 1 मीटर, 2 बार नाप लिया 2 मीटर, 3 बार नाप लिया 3 मीटर। लीटर से दूध नाप रहे, एक बार नापा 1 लीटर, 2 बार नापा 2 लीटर, 3 बार नापा 3 लीटर, तो नंबर तो पता चल गया कि हम जितनी बार वो नापने वाला ढक्का बोलते हैं ना शामिल हुआ तो वो लीटर। लेकिन भैया ये लीटर कहाँ से आया, लीटर क्या है ना। तो बात अगर लीटर की करें, बात अगर मीटर की करें, बात अगर हम सेकंड की करें, तो ये जो हम मात्रक ले रहे हैं, मापन के लिए जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिसको हम मात्रक बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, मेजरमेंट डिवाइस बोलते हैं, इसको कैसे बनाया गया है ना। अगर इसकी बात करेगी जाए तो इसके अंदर क्या गुण होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि किसको मात्रक बनाया जा सकता है, किसको मीटर की तरह यूज किया जा सकता है, पैमाना किसको बनाया जा सकता है, तो हर वो चीज़ जो सर्वमान्य, सर्वमान का मतलब सब लोग उसको मान ले, वो चीज़ जो सर्वमान हो है ना, और सर्वभौम हो। सर्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर जगह पाई जाती हो, सर्वभौम। और सुलभ, सुलभ का मतलब इजीली अवेलेबल, सुलभ हो, तो उसको हम मानक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा मात्रक काम कर सकता है, उसी का मानक बनाया जाएगा। अच्छा, इन तीनों बातों को जो हमने बताई, तीन चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए कि जब आप मानक बनाते हैं, जब आप मात्रक बनाते हैं, तो तीन बातें होना चाहिए। सर्वभौम होना चाहिए, हर जगह पे पाया जाना चाहिए, सर्वमान होना चाहिए, सब लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, ये गुण होना चाहिए, और सुलभ होना चाहिए, आसानी से वो मिलने योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीन बातों के होने के लिए क्या चीज़ उसके अंदर गुण होंगे तो ये तीन बातें हो जाएंगी। ठीक है, आसानी से उसको मान लिया जाएगा, वो सब जगह मिल भी जाएगा और सब इसको जो है एक्सेप्ट भी कर लेंगे, व्याप्त हो जाएगा सब जगह। ठीक है, पहुंचा दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको ये करना है, सबसे पहले जिस भी मानक की आप बात कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है ये सुगमता से मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी बहुत आसान होनी चाहिए। नंबर 3, ये सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, जो आप मीटर बनाए या अपना तौलक बनाए या जो जिसका भी यूज़ मात्रक की तरह यूज़ करना है वो आसानी से मिल जाना चाहिए। जैसे बाट होता है, इतना बड़ा होता है, लीटर होता है, यूज़ कर सकते हो आसानी से। तो आकार जो है वो क्या होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए, समय के साथ और सॉरी समय और स्थान के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। समय बदल गया, जाड़े आ गए, गर्मी आ गई, पता लगा मीटर ही बदल गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नुकसान हो जाएगा ना। तो इसके मान में कोई परिवर्तन
नहीं आना चाहिए। उसके बाद आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। फोटोकॉपी कॉपी वैसे ही बनाना आसान होना चाहिए। ऐसा मात्रक मत बना दो कि उसको दोबारा बनाया ना जा सके, है ना। एक ये भी गुण है कि अनुकरण करना आसान होना चाहिए, ठीक है। इट्स इजी टू कॉपी इट। दूसरी बात जो है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। मतलब इसके अंदर रिलायबिलिटी होना चाहिए, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह केयर के साथ ले जाया जा सके, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग चार्ज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी बातें किसी भी भौतिक मात्रक के लिए, भौतिक पैमाना बनाने के लिए आवश्यक है।